तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी की सभी प्रमुख धाराओं के बारे में और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो फ्रेंड, अगर आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखोगे ना, आपको हर एक पॉइंट बारीकी से समझ में आएगा। और अगर आपके पुलिस के एग्जाम में आईपीसी से संबंधित क्वेश्चन आता है तो उससे आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आईपीसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। बस आपको वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। ये जो 15-20 मिनट है ये मेरे को दे दो आप, आपका आईपीसी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो किसके लिए है? जो पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई, यानी जो भी पुलिस का एग्जाम है उनके लिए आईपीसी से क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैंने पूरी डिटेल में आईपीसी की प्रमुख धाराएं कराई हैं। और एक तो ना वीडियो को लाइक नहीं करते यार, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो अभी के अभी। तो आपने शेयर कर दी। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो, जो आईपीसी है इसको समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी अंग्रेजों के ज़माने में। 1833 में ना एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट। इसके बाद एक अंग्रेज बंदा था लॉर्ड मैकाले। इसने कहा था कि पूरे भारत में एक विधि आयोग बनाना चाहिए। क्या बोला? एक विधि आयोग बनाना चाहिए। पहले क्या होता था, पूरे भारत में एक कानून नहीं होता था। इसीलिए लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भाई पूरे भारत में एक कानून बना दो। उसी के लिए उसने कहा कि भारत में विधि आयोग बनाना चाहिए। तो उसी बात को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, 1834 में भारत का प्रथम विधि आयोग बना दिया। ठीक है, इसमें ना 4 सदस्य थे और उन चारों में से एक लॉर्ड मैकाले भी थे, जो कि इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष। क्या? अध्यक्ष। क्वेश्चन बन गया, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे वो? लॉर्ड मैकाले। यहाँ से क्वेश्चन बन गया। चार्टर्ड एक्ट के बारे में पूछ ले, कब आया? 1833 में। भारत का प्रथम विधि आयोग कब आया? 1834 में। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गए। और लॉर्ड मैकाले 1834 में विधि आयोग का अध्यक्ष बनते ही आईपीसी की धारा बनाने में जुट जाता है। तो इसने 3 साल तक कमरे में बंद रह के आईपीसी की धाराएं बनाई, यानी 1837 में इसने सभी धाराएं बना दी। लेकिन क्या हुआ, इसको ना संसद में पास किया गया 1860 में। बात करें एग्जैक्ट डेट की तो ये पास हुई थी 6 अक्टूबर 1860 को। यानी जो आईपीसी है, यानी भारतीय दंड संहिता, जिसे कहते हैं इंडियन पेनल कोड, ये पास हुआ था संसद में 6 अक्टूबर 1860 को। लेकिन ये पास तो हो गया, पूरे भारत में लागू भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसको ना पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? ये किया गया था 1 जनवरी 1862 को। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि आईपीसी की धारा संसद में कब पास हुई? ये हुई 6 अक्टूबर 1860 को। पूरे भारत में लागू कब हुई? 1 जनवरी 1862 को। यहाँ तक हो गया क्लियर? वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो आईपीसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पेनल कोड, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। ठीक है, इसमें ना कुल 23 तो चैप्टर हैं और 511 धाराएं हैं। अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, जो भारतीय दंड संहिता है यानी आईपीसी है, ये किताब हो गई। इस किताब में ना 23 तो है चैप्टर और इस पूरी किताब में 511 है पेज, यानी 511 पेज हैं, 23 चैप्टर हैं इस पूरी किताब में। अब बात आ गई आपको समझ में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, चैप्टर कितने हैं? तो 23 बता दो। धाराएं कितनी हैं? टोटल 511 बता दो। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। और जो मैं डिटेल बता रहा हूं ना, ये सारी मैंने लिख रखी है। ये देख रहे हो ना आप स्क्रीन के ऊपर, ये सारी डिटेल मैंने लिख रखी है। इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें पता लग गया कि 23 तो चैप्टर है और 511 धाराएं हैं, लेकिन हमें ये सारी की सारी नहीं करनी। हमें करनी है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में 100% आ सकती हैं। तो अब सभी आईपीसी की जितनी भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ। पहले नंबर पे आ गई भारत दंड संहिता 124, यानी जो 124 नंबर की धारा है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल इन दोनों में से किसी पर भी हमला हो तो हमला करने वाले व्यक्ति पर कौन सी धारा लगेगी? 124। यानी जो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल पर हमला करता है उस पर लगाई जाएगी धारा 124। या फिर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके कोई व्यक्ति
किसी प्रकार का राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल पर कार्य करने का दबाव डाले तो भी धारा कौन सी लगेगी? 124। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब देखते हैं अगली धारा। उसके बाद 124A, ये किसके लिए है? राजद्रोह के लिए। यानी कोई व्यक्ति अपने देश की गुप्त जानकारी किसी दूसरे देश को बेच देता है या बता देता है, उस पे क्या लगेगा? देशद्रोह का केस। उसके बाद है भारतीय दंड संहिता 151। इसमें क्या है? 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर, जैसे देखो सरकार ने बोल दिया कि 5 से इस स्थान पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं घूम सकते एक साथ, उसके बाद भी लोग वहाँ पर घूमेंगे तो उन पर कौन सी धारा लगाई जाएगी? 151। उसके बाद है धारा 153A। इसमें क्या है? अगर कोई व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा या फिर नस्ल के आधार पर नफरत फैलाता है, उसके खिलाफ लगाई जाएगी 153A धारा, और उस व्यक्ति को 3 साल तक की कैद भी हो सकती है। और अगर यही नफरत वो व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर फैलाता है तो उसे 5 साल तक की भी सजा हो सकती है। ये देखो पूरी जानकारी दे रखी है आपको। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हो या फिर इस PDF को पढ़ लेते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद धारा 155। इसमें क्या है? वह व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो। उपद्रव मतलब दंगा फसाद। ये धारा किस व्यक्ति पे लगेगी? जब कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए उपद्रव करता है या फिर किसी से करवाता है, जैसे भूमि पर कब्जा या फिर जमीन छुटवाना, इन पर गैर कानूनी जन समूह के द्वारा उपद्रव यानी दंगा फसाद करवाता है, तो उस पे लगाई जाएगी 155 धारा। सिंपल सी बात है, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से किसी जमीन पर कब्जा करता है या कब्जे छुटवाता है, उस पर कौन सी धारा लगाई जाएगी? 155। उसके बाद धारा 174, लोक सेवा का आदेश न मानने पर गैर हाजिर होना। इसे भी समझो, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी पेशी है 1 तारीख को, अगर वो समय पर नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ 174 धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद धारा 186, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर। अगर कोई व्यक्ति सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो उस पर IPC की 186 धारा लगाई जाएगी। उसे ना 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है और 500 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या फिर ये दोनों। उसके बाद धारा 189 यानी 189। इसमें क्या है? लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी। यानी कोई सरकारी कर्मचारी है, उसको हानि पहुंचाने की धमकी देता है कोई, कि तेरे को मार देंगे, तेरे को उठा के ले जाएंगे, ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की धमकी देता है तो उसके खिलाफ धारा 189 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और बात करें धारा 201 की, तो ये किससे संबंधित है? सबूत मिटाने से। अगर कोई व्यक्ति अपराध के सबूत मिटाता है तो उसके खिलाफ 201 के तहत कार्रवाई की जाती है। उसके बाद धारा 292। इसमें क्या है? अश्लील पुस्तकों का विक्रय। अगर कोई व्यक्ति अश्लील पुस्तकों का विक्रय करता है या फिर कोई अश्लील साहित्य बेचता है या कोई फिल्म बेचता है या कोई चित्र बेचता है तो उस पर धारा 292 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें क्या होता है? अगर वो व्यक्ति पहली बार पकड़ा गया तो उसे 2 साल की सजा होगी और 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर वो व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल की सजा होगी और 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। उसके बाद धारा 294। इसमें क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करना या फिर अश्लील गाने गाना। सार्वजनिक मतलब पब्लिक पैलेस पे। यहाँ पर कोई व्यक्ति अश्लील हरकत करता है या फिर अश्लील गाने गाता है तो उसके खिलाफ धारा 294 के तहत कार्रवाई की जाती है और उसे 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है। उसके बाद धारा 294A। इसमें क्या है? गुप्त तरीके से लॉटरी कार्यालय चलाना या फिर रखना। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पे धारा 294 के तहत कार्रवाई की जाती है। देखो लॉटरी कौन सी होती है? एक तो होती है राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, और एक ऐसे छुपके कर लेते हैं गुप्त तरीके से, तो उन व्यक्तियों पे कार्रवाई की जाती है 294A के तहत जो गुप्त तरीके से चलाते हैं। और धारा 300 में क्या है? हत्या की परिभाषा दी गई है कि हत्या किसको माना जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 302, धारा 302। ये किससे संबंधित है? कत्ल करने से संबंधित। यानी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का कत्ल कर देता है तो उस पर धारा लगाई जाएगी 302 और उसे फांसी की सजा दी जा सकती है या फिर उम्र कैद। यानी धारा 302 लगाई जाती है किसी का कत्ल करने पर और इसमें सजा दी जाती है उम्र कैद या फिर फांसी। अब बात करते हैं धारा 304A के बारे में, यानी जिसकी लापरवाही से किसी की जान चली जाए। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर कोई गाड़ी चला रहा है
अगर वो गाड़ी वाला व्यक्ति किसी मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति में टक्कर मार दे और उस व्यक्ति की मौत हो जाए, यानी मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति की मौत हो जाए, तो गलती किसकी है? कार वाले की। यानी कार वाले व्यक्ति की लापरवाही से उस बाइक वाले व्यक्ति की क्या चली गई? जान। तो उस कार वाले व्यक्ति पर लगाई जाएगी 304 धारा। ठीक है फ्रेंड। और इसके तहत उसको 2 साल की सजा भी हो सकती है और या फिर जुर्माना लग सकता है या फिर ये दोनों भी लग सकते हैं। उसके बाद है धारा 104 बी। ये किससे संबंधित है? दहेज मृत्यु से। इसे भी समझो। अगर किसी स्त्री की शादी के 7 साल के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाए और उसकी मृत्यु से पूर्व उसके पति या फिर पति के नातेदार यानी रिश्तेदार दहेज की मांग करते हों और उसी से तंग आकर उसकी मृत्यु हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? दहेज मृत्यु। और इसमें पति और उसके रिश्तेदार को दोषी माना जाएगा। उसके बाद है धारा 306 और 5। इसको समझना थोड़ा सा, बस थोड़ा ही फर्क है इन दोनों धाराओं में। ये दोनों किससे संबंधित हैं? खुदकुशी या फिर आत्महत्या के बाद उकसाने वाले व्यक्ति पर। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या या फिर खुदकुशी कर लेता है और ये पता लग जाता है उसे किसने उकसाया था, तो उस व्यक्ति पर लगाई जाएगी धारा 306। अगर वही आत्महत्या करने वाला व्यक्ति दिमागी रूप से कमजोर हो, समझने की शक्ति न हो उसमें, तो फिर धारा लगेगी 305। और जो धारा 306 है इसमें तो है 10 साल की सजा, और जो धारा 305 है इसमें 10 साल की सजा भी है या फिर उम्र कैद भी है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा फांसी की सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, दोबारा समझो। अगर जिस व्यक्ति ने खुदकुशी की है उसको उकसाने वाले व्यक्ति का पता लग जाता है और वो खुदकुशी वाला व्यक्ति नॉर्मल था, तो लगेगी 306 धारा। अगर वो खुदकुशी करने वाला व्यक्ति थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर था तो धारा लगेगी 305। होगा क्लियर? अब देखते हैं अगला पॉइंट। धारा 307 ये है हत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति पर। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश करता है लेकिन उस व्यक्ति की जान बच जाती है, तब लगाई जाएगी ये धारा 307 को। 7 और 9 लग तो रही है सेम सेम, लेकिन फर्क क्या है इसमें? जो धारा 307 है वो तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हत्या करने की कोशिश पे लगाई जाती है, लेकिन जो धारा 309 है ये आत्महत्या की कोशिश यानी खुद को मारने की कोशिश में लगाई जाती है, धारा 309। ठीक है। धारा 310 है ठग या ठगी करने से। और बात करें धारा 311 कि ठग को क्या दंड दिया जाएगा, यानी धारा 311 में बता रखा है ठग को कौन सा दंड दिया जाएगा। उसके बाद धारा 312 जो संबंधित है स्वयं गर्भपात से। यानी अगर कोई महिला अपनी इच्छा के अनुसार गर्भपात करवाती है तो उस पे लगाई जाती है धारा 312। गर्भपात करवाना गैर कानूनी है, इसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है। और जो धारा 313 है ये है स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात। जो धारा 312 थी उसमें क्या था? स्त्री की इच्छा से गर्भपात था, लेकिन धारा 313 में क्या है? स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करना। ये दोनों में फर्क है, ध्यान रखना आप। और जो व्यक्ति स्त्री की इच्छा के विरुद्ध करता है गर्भपात, उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद धारा 314 गर्भपात की मंशा द्वारा किए गए कार्य से स्त्री की मृत्यु। जैसे कोई व्यक्ति गर्भपात करवाना चाहता है और उस गर्भपात कराने की मंशा से उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस व्यक्ति पे लगाई जाएगी धारा 314, और जिसके तहत उस व्यक्ति को आजीवन कारावास भी हो सकता है। उसके बाद धारा 315। इसमें क्या है? शिशु की मृत्यु करने पर, चाहे वो जन्म से पहले हो या फिर जन्म के बाद, अगर कोई मृत्यु करता है तो उस पे लगाई जाएगी धारा 315 और उसको 10 साल तक की भी सजा हो सकती है या फिर जुर्माना लग सकता है या फिर ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। उसके बाद धारा 326 बी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें क्या? स्वेच्छा यानी खुद की इच्छा से अमल फेंकना यानी तेजाब फेंकना या फिर उसे फेंकने का प्रयत्न करना। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है ना, या फिर फेंकने का प्रयत्न करता है यानी कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति पे लगाई जाती है 326 बी धारा। उसके बाद है धारा 350। इसमें क्या है? आपराधिक बल यानी बलपूर्वक किसी से गलत काम करवाना। अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति पर गलत काम करवाता है तो उस पे ना 350 धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है। और फिर है धारा 351। इसमें क्या है? हमला करना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो उस पे लगाई जाती है धारा 351। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना? बस ठीक है। अब देखते हैं धारा 353 सरकारी कर्मचारी पर हमला।
जो 351 थी वो तो था हमला करना, किसी भी व्यक्ति पे हो सकता वो। लेकिन धारा 353 है सरकारी कर्मचारी पर हमला करना, और ये क्या है, ड्यूटी के दौरान की बात हो रही है। ठीक है, ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी पर हमला करना, तो उस पर लगाई जाती है धारा 353, और इसमें ना 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, या फिर जुर्माना भी लग सकता है, या फिर ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। उसके बाद धारा 354D, इसमें क्या है, पीछा करना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का बार बार पीछा कर रहा है और उस महिला के मना करने के बाद भी वो उसका पीछा करता है या उससे संपर्क करने की कोशिश करता है या संपर्क करता है, तो उस व्यक्ति पर लगाई जाती है धारा 354D। उसके बाद धारा 362 अपहरण करना, मतलब किसी दूसरे स्थान पर बलपूर्वक ले जाना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ना बलपूर्वक यानी अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी दूसरे स्थान पर लेके जाता है ना, या फिर ले जाने के लिए विवश करता है, मजबूर करता है उसे, तो उस पर लगाई जाती है धारा 362। देखो, जो धारा 362 थी वो तो सिर्फ थी किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अपहरण करना, लेकिन जो धारा 364 है इसमें क्या है, हत्या करने के लिए अपहरण करना। अगर कोई व्यक्ति हत्या करने की मंशा से उस व्यक्ति का अपहरण करता है तो उस पे लगेगी धारा 364, और इसमें उसे 10 साल की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। धारा 365 क्या है, गुप्त तरीके से उस व्यक्ति का अपहरण करना। इसमें आ जाता है गुप्त तरीके से किसी व्यक्ति का अपहरण करना। ऐसे में उस व्यक्ति को 7 साल की सजा का प्रावधान है इस 365 धारा के तहत। और उसके बाद है धारा 366, इसमें क्या है, शादी करने के लिए मजबूर करना या फिर शादी करने के लिए किसी स्त्री का अपहरण करना। इन दोनों दशाओं में लगाई जाएगी धारा 366। कहने का मतलब ये है, किसी लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी करवाना या फिर उस लड़की को विवश करके यानी मजबूर करके उससे शादी करना। देखो, धारा 377 से एक क्वेश्चन आ सकता है समलैंगिकता का, कि कौन सी धारा से समलैंगिकता शब्द हटा दिया है, तो आंसर आएगा 377। पहले क्या होता था, समलैंगिकता एक गैर कानूनी था, लड़का लड़के के साथ नहीं रह सकता था, लड़की लड़की के साथ नहीं रह सकती थी। अब धारा 377 से समलैंगिकता हटने के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी के साथ भी रह सकता है। मेरी बात समझ गए आप? ठीक है। फिर उसके बाद धारा 378, इसमें क्या है, चोरी करना। अगर कोई व्यक्ति किसी घर से पैसे चुराता है या फिर दुकान से या फिर कुछ और चीजें चुराता है तो उसको कहा जाएगा चोरी। इस बात को ध्यान से समझना क्योंकि आगे एक पॉइंट और आएगा। लेकिन धारा 395 में है डकैती करना। अब चोरी करना और डकैती करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चोरी तो की जाती है छुप के, किसी के घर से, दुकान से, कहीं से भी, ठीक है। और डकैती की जाती है सामने, मतलब किसी को धमकी देकर उससे पैसे मांगना या फिर गैर कानूनी तरीके से पैसे लेना उससे। वो पैसे नहीं, कोई माल हो सकता है, जान हो सकती है, पशु हो सकता है या कोई अन्य वस्तु, कोई चीज हो सकती है। और डकैती करने वालों को कहा जाता है डाकू और चोरी करने वालों को चोर। तो फर्क है इन दोनों चीजों में, ठीक है, आपको ही ध्यान में रखना है। जो धारा 395 थी ये संबंधित थी डकैती करने से, लेकिन धारा 396 है ये डकैती के दौरान हत्या करने से। अगर कोई व्यक्ति डकैती के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है यानी उसे मार देता है तो उस पर लगेगी आईपीसी की 396 धारा। उसके बाद बात करें 412 के बारे में, तो ये है संबंधित छीना झपटी से। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ छीना झपटी करता है यानी किसी के पैसे खोस के ले गया या फिर कोई चीज खोस कर ले गया तो उस पर 412 धारा लगती है। अब है धारा 412, ऐसी कोई संपत्ति जिसको बेईमानी से प्राप्त किया गया है और वो डकैती से चुराई गई थी, यानी कोई पैसा डकैती से चुराया गया था और उसको बेईमानी से हासिल कर लिया, तो उस पे धारा कौन सी लगती है, 412। उसके बाद धारा 413, ये किससे संबंधित है, चुराई गई संपत्ति से व्यापार करना। उसके बाद धारा 414, इसमें क्या है, चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना। अगर कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को छुपाने में सहायता करता है और उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब देखते हैं धारा 415, इसमें क्या है, छल करना। एग्जाम्पल तो बहुत हैं लेकिन आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ए है, ये बी को पैसे देकर चला जाए और बाद में बी कह दे कि मेरे को तो तूने दिए ही नहीं, तो ये क्या होगा, छल करना।
छल का मतलब क्या है? धोखा देना, किसी को धोखा देना। अगर आपके साथ भी किसी ने धोखा किया ना तो आप उस पे 415 धारा लगा सकते हैं। उसके बाद है धारा 424, संपत्ति को बेईमानी से छुपाना। अब एक बात समझो, जो आईपीसी की 412 धारा है ना, उसमें क्या है? डकैती से चुराई गई संपत्ति को बेईमानी तरीके से प्राप्त करने के बारे में बता रखा है। लेकिन 424 में क्या है? संपत्ति को बेईमानी से छुपाने के बारे में बता रखा है। उसके बाद धारा 424, इसमें क्या है? पति या पत्नी के जीवन काल में पूर्ण विवाह करना, जबकि उसका पहला पति या पत्नी जीवित है या फिर उनका तलाक नहीं हुआ अभी तक, उसके बाद भी वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो उन पे लगेगी धारा 494 और 7 साल की सजा हो सकती है इसमें। अब बात करें धारा 498 की, इसमें क्या है? विवाहित स्त्री को आपराधिक मंशा से बहलाना, यानी किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी को आपराधिक मंशा से बहलाकर ले जाना, जिसमें उस बहलाने वाले व्यक्ति को पता है कि ये किसी अन्य की पत्नी है, उसके बाद भी वो ऐसा काम करता है तो उस पे लगी 498 धारा, और जिसमें उसको 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। उसके बाद धारा 498 ए, इसमें क्या है? किसी स्त्री के पति या पत्नी के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता यानी मारपीट करना, यानी किसी महिला को यानी स्त्री को उसका पति या फिर पति के रिश्तेदार पीटते हैं तो उन पर 498 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद है धारा 499, जो संबंधित है मानहानि से। जैसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर ही लगा लो केस कर देता है कोर्ट में, और अगर वो बात कोर्ट में साबित नहीं कर पाता है तो आप उस पर मानहानि का केस कर सकते हो। तो ये मानहानि का केस किस धारा के तहत होगा? 499। अब आपने सुना होगा सीआरपीसी, जिसको हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, और इसकी फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, ये 1973 में पारित हुआ था और बात करें लागू की, ये हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। इसमें ना 37 तो चैप्टर हैं और 484 धाराएं हैं। अगर आप कहते हो मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपके 100 या 100 से अधिक कमेंट आते हैं ना तो मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगा। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दो यार, बड़ी मेहनत लगी वीडियो को बनाने में। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को सब जगह फैला दो। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कोशिश जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है, डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।